Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 11th क्लास की आरबीएससी की साइकोलॉजी की जो बुक चला रखी है उसमें 3 क्लासें हो चुकी है। ये क्लास नंबर 4th है। मित्रों, चैप्टर 2 आपका चल रहा है। लगभग इसकी 35 से 40 क्लासें बनेगी, जिसमें बहुत ही शानदार नोट्स आपके बन जाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है साक्षात्कार विधि। मित्रों, साक्षात्कार विधि को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरव्यू। क्या कहा जाता है? इंटरव्यू मेथड। तो सीधी सी चीज़ है कि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति आमने सामने रहकर जब किन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो साक्षात्कार करता होता है और जो साक्षात्कार दाता होता है, मतलब एक साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला, दोनों के बीच में कोई उद्देश्यपूर्ण जब वार्तालाप किया जाता है तो उसको ही साक्षात्कार कहते हैं। मित्रों, देखते हैं, सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। तो मतलब सीधी सी चीज़ है कि साक्षात्कार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और 2 से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो बातचीत होती है उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर निश्चित उद्देश्य नहीं है तो उसको फिर सामान्य तौर पे साक्षात्कार आप नहीं कह सकते, उसको आप बातचीत कहोगे फिर, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो। मित्रों, डेजिन ने कहा है, साक्षात्कार को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। मतलब सीधी सी चीज़ है कि आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार किए जाते हैं और इसमें कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। मित्रों, कर्लिंगर के अनुसार भी इन्होंने भी साक्षात्कार के बारे में कुछ कहा है कि साक्षात्कार एक आमने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति अर्थात भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति अर्थात प्रत्यक्षी से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, सामने वाला प्रश्न के जवाब देता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। अब बात करने वाले हैं साक्षात्कार के प्रकारों की। तो मित्रों, आप इसको जरूर लिखें कि साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के मुख्य निम्नांकित प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं उसको देखते हैं कि कितने प्रकार के साक्षात्कार है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, शोध के आधार पर 5 प्रकार के साक्षात्कार बताए हैं। नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयनात्मक साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार। इनको जरूर लिखें, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इनको डिटेल में भले ही आप न पढ़ो, लेकिन इन 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। शोध के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार है? 5। 5 के नाम आपको नोटबुक में लिख लेना है। दूसरे, रचना के अनुसार भी साक्षात्कार के 2 प्रकार है, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। तो मित्रों, ये रचना के आधार पर संरचित और असंरचित, तो इनको भी आप जरूर लिखें। इनको भले ही आप डिटेल से नहीं पढ़े, इतना ज़्यादा वो एग्ज़ाम के लिए आउट ऑफ चीज़ें हो जाती है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखाऊंगा, वही चीज़ें समझाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगी। तो मित्रों, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार ये किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। जबकि शोध के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार है? 5। तो मित्रों, सीधी सी चीज़ है, साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता होता है और जो साक्षात्कार दाता होता है वो आमने सामने बैठकर कोई उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं। तो मित्रों, ये है साक्षात्कार विधि। मैं इनको बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें इतनी गहराई से नहीं पूछी जाएगी। देखिए, लेकिन साक्षात्कार विधि के जो दोष है, जो गुण हैं, वो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो मित्रों, इसके दोष और इसके जो गुण हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके दोष है, कौन कौन से इसके गुण हैं। तो चलिए चलते हैं इसके गुण दोषों के बारे में। तो मित्रों, इसके गुण दोष यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, ये साक्षात्कार के लाभ तथा परिसीमाएं। तो मित्रों, साक्षात्कार के कौन कौन से लाभ है, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है, साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता
कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। मतलब टाइम इसमें कम लगता है सूचनाओं को एकत्रित करने में। ये इसका पहला लाभ है मित्रों, ठीक है। दूसरा देखते हैं, साक्षात्कार ही एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता पूर्णतः यह आश्वस्त हो जाता है कि प्रत्यार्थी ने पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या ठीक ढंग से की है, क्योंकि आमने सामने बैठ कर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हाँ भाई, सामने वाले ने किस प्रश्न का जवाब किस तरीके से दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसका लाभ है मित्रों। तीसरा देखेंगे, साक्षात्कार में प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न नहीं समझ आने पर उसे पुनः दोहरा कर या कुछ परिवर्तन कर पूछा जा सकता है। इस ढंग की सुविधा प्रश्नावली विधि में नहीं होती है। तो मित्रों, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न है जो साक्षात्कार देने वाले को याद नहीं है, तो प्रश्न में थोड़ा कुछ हिंट भी दे सकते हैं उत्तर देने के लिए, या कुछ संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये भी इसका लाभ है मित्रों। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, साक्षात्कार में शोधकर्ता के लिए परिस्थिति पर नियंत्रण रखना काफ़ी आसान होता है। मतलब जो शोधकर्ता, मतलब जो साक्षात्कार लेने वाला है, वो परिस्थिति पर कंट्रोल आसानी से कर सकता है, जिसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कारकर्ता उचित प्रश्नों को पूछ पाता है तथा साथ ही साथ प्रत्यार्थी उसका उत्तर सही ढंग से दे पाता है। क्योंकि मान लीजिए कि परिस्थिति अगर बिगड़ती है तो उसको भी कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता है। ये भी इसका लाभ है मित्रों। नेक्स्ट पांचवा देखेंगे, पांचवा लाभ क्या है, साक्षात्कार में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को प्रत्यार्थी से कुछ अशाब्दिक संकेत, नॉन वर्बल क्लूज कह सकते हो, भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता प्रत्यार्थी की भावभंगिमा का भी अवलोकन कर पाता है, जो अन्यथा संभव नहीं है। इससे मिलने वाले संकेतों के आधार पर प्रत्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के अर्थ का सही ढंग से समझा जाता है। तो मित्रों, ये इसके प्रमुख 5 लाभ है, या गुण भी आप इसको कह सकते हो। मान लीजिए कि साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है उसको कोई चीज़ नहीं आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो फिर जो साक्षात्कार लेने वाला है कुछ हिंट भी, कुछ नॉन वर्बल क्लूज भी दे सकता है, कुछ अशाब्दिक संकेत भी दे सकता है। तो मित्रों, ये है साक्षात्कार के लाभ। अब बात करने वाले हैं साक्षात्कार की सीमाओं के बारे में, कौन कौन सी सीमाएं हैं या फिर कमियां भी आप इसको कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहली कमी कौन सी है। पहली कमी या सीमाएं आती है कि साक्षात्कार में विषय या प्रत्यार्थी द्वारा दी गई शाब्दिक अनुक्रिया की वैधता को शोध वैज्ञानिकों ने चुनौती देते हुए कहा कि चूंकि साक्षात्कार में कही गई बातों के अनुसार शायद ही कभी प्रत्यार्थी अपने वास्तविक जिंदगी में अंतः क्रिया करता है, अतः साक्षात्कार में की गई शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय को अधिक वैध नहीं माना जा सकता। मित्रों, सीधा सा मतलब ये है कि जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, हो सकता है जो बात कर रहा है वैसा हो ही नहीं। जैसे किसी नेता का साक्षात्कार लिया जाता है, भले वो नेता भ्रष्ट हो, जो ईमानदार हो, उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजनीति में भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं होती है। लेकिन जब उसका साक्षात्कार लेंगे तो इतनी ईमानदारी की बात करेगा वो, तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेंगे, उसके आधार पर कोई निर्णय निकाल लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, वो उसकी में वैधता कहाँ रहेगी। तो मित्रों, ये इसकी पहली कमी है। दूसरी कमी देखेंगे, कई कारणों से ऐसा देखा गया कि साक्षात्कारकर्ता का ध्यान साक्षात्कार के दौरान प्रत्यार्थी द्वारा की गई अनुक्रियाओं पर ठीक ढंग से नहीं जा पाता है। यदि साक्षात्कारकर्ता काफ़ी थका हुआ है तो वह प्रत्यार्थी की अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के आधार पर कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। तो यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो वहाँ पर चुस्ती नहीं दिखाता है या फिर जो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की अनुक्रियाओं को सही ढंग से नहीं देख पाता है, तो फिर उस साक्षात्कार का भी कोई मतलब नहीं निकलता है मित्रों। तो ये भी इसकी कमी आ जाती है। इसकी तीसरी कमी देखेंगे, साक्षात्कार में आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता पहले से ही कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं, आशाओं, पूर्व कल्पनाओं को लेकर साक्षात्कार में पहुंचता है। इस आत्मनिष्ठता के कारण साक्षात्कारकर्ता प्रत्यार्थी के बारे में कुछ आवश्यक अनुमान, व्याख्या आदि करना प्रारंभ कर देते हैं,
जिससे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों सीधी सी बात है, साक्षात्कारकर्ता कौन होता है? जो साक्षात्कार लेने वाला होता है। अगर सामने वाले व्यक्ति को वो पहले से ही जानता है और उसके बारे में पूर्व धारणा उसने बना रखी है, तो फिर उसमें वस्तुनिष्ठता कहाँ पाई जाएगी? साथियों, उसमें वस्तुनिष्ठता न पाकर वहाँ पर क्या पाई जाएगी? आत्मनिष्ठता। मतलब उसके जो पूर्व के विचार है वो साक्षात्कार को सारा बिगाड़ देते हैं मित्रों। नेक्स्ट चौथा इसका दोष देखेंगे। सिको उरेल ने यह बतलाया कि साक्षात्कार संदर्भ एक साक्षात्कार से दूसरे साक्षात्कार तक समान नहीं रहता है। ये तो मिसटाइप है बुक में। कभी कभी देखा गया है कि साक्षात्कार एक नम्र माहौल में संपन्न हो जाता है, तो कभी कभी साक्षात्कार एक सख्त माहौल में पूरा किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार संदर्भ में भिन्नता आ जाती है और साक्षात्कारकर्ता द्वारा अलग अलग किए गए साक्षात्कार के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर संभव नहीं हो पाता है। तो मित्रों देखिए, कई बार क्या होता है, साक्षात्कार लेते समय ही वहाँ का जो माहौल है वो अगर एक तरह से लड़ाई टाइप या फिर कि भाई विचार नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों आमने सामने जो लोग हैं एक दूसरे के विपरीत बातें कर रहे हैं, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो साक्षात्कार का मतलब सीधा अर्थ नहीं निकल पाता है साथियों। नेक्स्ट पांचवा इसका दोष पढ़ेंगे। पांचवा दोष आता है, ब्लेक तथा चैंपियन ने यह बतलाया है कि साक्षात्कार में अंतर साक्षात्कारकर्ता भिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण भी इसके परिणाम दोषपूर्ण हो जाते हैं। जब कई साक्षात्कारकर्ता एक साथ मिलकर किसी समस्या का अध्ययन करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वह एक ही प्रत्यर्थी के समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग प्रत्यर्थी का धनात्मक रेटिंग करते हैं, तो कुछ लोग प्रत्यर्थी का ऋणात्मक रेटिंग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव सा हो जाता है। तो मित्रों देखिए, मान लीजिए कि भाई व्यक्ति तो एक है जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, लेकिन लेने वाले कितने लोग हैं? चार पांच लोग हैं। अब सभी ने ठीक है अलग कोई सूचना आई इनके सामने, इस साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति ने जो बातें बताई है उनका निष्कर्ष सभी ने अलग अलग मत दिया, तो फिर उससे क्या होगा? एक निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच सकते। तो मित्रों यह है साक्षात्कार विधि के गुण और दोष। तो मित्रों कैसा लगा ये साक्षात्कार विधि? आपको समझ आई या नहीं आई जरूर कमेंट करके जाए। नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे मित्रों, सर्वे विधि। सर्वे मेथड के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको मैं पूरा कराने वाला हूँ, चाहे क्लास 25 मिनट की बने या 30 मिनट की बने। तो चलिए सर्वे विधि को भी पढ़। तो मित्रों देखिए, सर्वे विधि क्या होती है? सर्वे विधि का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज़ का यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे के रूप में एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल मतलब आप प्रतिदर्श या नमूना भी आप इसको कह सकते हो कि जैसे आपको किसी भी समस्या पर अध्ययन करना है तो उससे संबंधित कुछ लोग चुन लिए जाते हैं और फिर उनका सर्वे करके संपूर्ण जो समूह होता है उन पर निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। तो मित्रों देखते हैं सर्वे विधि क्या होती है कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ठीक ढंग से अध्ययन यदि कोई अध्ययन करता एक छोटा प्रतिदर्श का मतलब क्या है? व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है प्रतिदर्श कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एक बड़े समूह के ऊपर सर्वे करना है। अब उसमें से आपने 5 लोगों को चुन लिया कि भाई मुझे इन 5 लोगों का सर्वे करके संपूर्ण जो समूह है उस पर निष्कर्ष निकालना है, तो वो 5 लोग ही प्रतिदर्श कहे जाते हैं। लेकर करना चाहे तो ठीक एवं वैज्ञानिक ढंग से वह नहीं कर पाता है। इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना तथा समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्ति को लेना अनिवार्य हो जाता है। समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन, शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों का अध्ययन, किशोरों में विशेष औषध का प्रयोग से संबंधित समस्या आदि कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जिनका अध्ययन के लिए प्रतिदर्श को बड़ा तथा सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। और इसी तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वे विधि को अपनाया जाता है। तो मित्रों अब मैं आपको बड़ी आसानी से समझाने वाला हूं कि सर्वे विधि का मतलब क्या है।
कि कोई भी एक टॉपिक चुन लिया जाता है जिसका सर्वे करना है। अब जो समुदाय है उसमें से कुछ निश्चित संख्या में, जैसे 1000 लोगों का एक समूह है, वहाँ पर कि भाई शादी के पहले जो लैंगिक संबंध बनते हैं उसके ऊपर सर्वे करना है। तो 1000 लोगों में से यदि 100 लोग ऐसा करते हैं और उनमें से आप लगभग 20 का चयन कर लेते हो और उनके ऊपर अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालते हो, तो वो ही मित्रों सर्वे विधि कहलाती है। देखिए सर्वे विधि के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। पहला गुण देखेंगे कि इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों के आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों पर सर्वे करके संपूर्ण समुदाय पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो मित्रों यह इस विधि का सबसे मुख्य गुण है, याद रखना, लिख लेना आप इसको। दूसरा आता है, चूंकि इस विधि में समाज में भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्तियों का चयन करके उन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष में सामान्यीकरण का गुण अधिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष को अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही माना जा सकता है, यानी सर्वे विधि का गुण काफ़ी अधिक होता है। तो मित्रों देखो, दूसरा इसका गुण क्या आता है कि भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्तियों का चयन कर रहे हो आप और उनका अध्ययन कर रहे हो और उसके बाद में निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो सामान्यीकरण आसानी से आप कर सकते हो। मित्रों सीधी सी बात है कि सर्वे विधि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो जो निष्कर्ष है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैध माना जाता है। तो मित्रों ये इसके सर्वे विधि के गुण हैं। अब इसके अवगुण को देखते हैं। दूसरा अवगुण आता है, पहला, इसका प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता, छोटे बच्चों पर आप प्रयोग नहीं कर सकते इस विधि से। दूसरा है, इस विधि में समस्या से संबंधित जो आंकड़े संग्रह किए जाते हैं उसकी वैधता पर लोगों को शक बना होता है। जैसे उदाहरणार्थ डाक प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं या आंकड़े सही ही है, इसे निश्चिततापूर्वक कैसे कहा जा सकता है। हो सकता है कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों को उचित व्यक्ति जवाब न देकर कोई दूसरे ने ही जवाब दिया हो। ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति कुछ ही प्रश्नों का जवाब देकर प्रश्नावली को लौटा दे। अतः ये कहा जा सकता है कि सर्वे विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों की वैधता बहुत अधिक नहीं होती है। इस विधि में कुछ दोष होने के बावजूद भी इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक द्वारा काफ़ी किया जाता है। तो मित्रों इसका दूसरा दोष क्या आता है, देखिए कि जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं लोगों पर अध्ययन करके, वो ज़्यादा वैध नहीं माने जाते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि आपने कि भाई हाँ प्रश्नावली विधि करवाई, प्रश्नावली विधि से आपने मापन किया किसी भी चीज़ का, अब उसके बाद में लोगों के पास आपने प्रश्नावली भेज दी। अब प्रश्नावली के आधार पर उन लोगों ने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर यदि आप सर्वे विधि का प्रयोग कर रहे हो कि यार लोगों का ये आंसर है, तो ज़रूरी ये थोड़ी है कि जो प्रश्नावली विधि में उत्तर दिए हैं, जो जिन लोगों के पास प्रश्नावली भेजी थी उन्होंने उत्तर दिए हैं, शायद किसी दूसरे ने ही प्रश्नावली भर दी हो। तो मित्रों इसकी वैधता और विश्वसनीयता यहाँ पर कम हो जाती है। तो मित्रों ये है सर्वे विधि। नेक्स्ट विधि पढ़ने वाले हैं प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको। तो साथियों बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि के बारे में। साथियों मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि होती है। मनोविज्ञान क्यों होना चाहिए यहाँ पर, तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है कि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आप लिख लीजिए इसको, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग होता है। भाई नाम ही क्या है, प्रयोगात्मक, तो आधार भी क्या रहेगा इसका, प्रयोग ही इसका आधार रहेगा। सीधी सी चीज़ है कि जिसमें कोई निष्कर्ष प्रयोग के माध्यम से निकाला जाता है उस विधि को ही प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। साधारणतया किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। मित्रों कोई सा भी व्यवहार हो, कोई सी भी मानसिक प्रक्रिया हो, अगर आपने नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग के माध्यम से उसका अध्ययन किया तो उसको ही क्या कहेंगे, प्रयोगात्मक विधि कहेंगे। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में चर किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या
व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। तो चर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका मान परिवर्तनशील हो। वो व्यक्ति का गुण भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिक अर्थ में चर जैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सकता है। और अगर चर की बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो चर का मतलब है कि वह घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण जिसको आप आसानी से माप सकते हो मित्रों, उसे चर कहा जाता है। तथा जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित होता है, जैसे उम्र, वृद्धि, थकान आदि चर के उदाहरण हैं जिन्हें मापा भी जा सकता है तथा जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित भी होते हैं। तो मित्रों, प्रयोगात्मक विधि में चर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? चर। और चर का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना हो सकती है, अवस्था हो सकती है, व्यक्ति का गुण हो सकता है जिसको आप माप सकते हो, जो परिमाणात्मक मतलब संख्यात्मक होता है, जिसको आसानी से संख्यात्मक मान निकाला जा सके, उसको ही चर कहेंगे। साथियों, आगे देखते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः तीन तरह के चर होते हैं। कौन कौन से लिख लीजिए इसको। एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? 3। पहला चर है स्वतंत्र चर, दूसरा चर है आश्रित चर और तीसरा चर है संगत चर। इस संगत चर को नियंत्रण चर या स्वतंत्र चर भी कहा जाता है। मित्रों, जैसे प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है, इसे ही नियंत्रित चर कहते हैं। आपको ये देखना है, लिखोगे कैसे कि जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसमें 3 प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? स्वतंत्र, आश्रित और नियंत्रित। इतना ही लिख लीजिए आप, स्वतंत्र, आश्रित और नियंत्रित। तो साथियों, यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब बात करेंगे आश्रित चर की। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन करना चाहता है। इसे आश्रित चर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। तो मित्रों, जिसके संबंध में पूर्व कथन किया जाता है उसको ही आश्रित चर कहते हैं। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो। प्राय मनोविज्ञान के प्रयोग में कुछ ऐसे भी चर होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि वह आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव को अध्ययन नहीं करना चाहता है। इस तरह के चर को संगत चर या बहिरंग चर या नियंत्रण चर भी कहा जाता है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर तथा नियंत्रण चर के आपसी संबंध को एक उदाहरण द्वारा हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। अब देखिए, तीनों का एक उदाहरण आएगा, उसके माध्यम से आप तीनों चरों को समझ सकते हो। जैसे यहाँ से उदाहरण आता है, मान लीजिए कि एक प्रयोगकर्ता मतलब प्रयोग करने वाला, प्रयोग कर यह देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी प्रयोग करता है वो ये देख रहा है प्रयोग करके कि कोई भी सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो देखिए उदाहरण है। अब इसमें इस प्रयोग में वह स्पष्टतः सीखने की प्रक्रिया में पूर्व कथन करना चाहता है कि भाई जो सीखने की प्रक्रिया होगी इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रयोग क्यों कर रहा है, ताकि वो कह सके कि कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति जब आती है तो इस प्रकार का व्यवहार करेगा। अतः सीखना यहाँ एक आश्रित चर है। जो व्यक्ति कोई भी चीज़ सीख रहा है, वो जो सीखना है वो तो कौन सा चर है? आश्रित चर है। पुरस्कार यहाँ पर एक स्वतंत्र चर का उदाहरण है। अब देखो, सीखना तो क्या है? आश्रित चर। पुरस्कार यहाँ पर क्या है? एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि वह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ के प्रभाव को आश्रित कर यानी सीखने की प्रक्रिया पर देखेगा। तो मित्रों, जो एक तो देखो पुरस्कार तो यहाँ स्वतंत्र चर हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ सीखना कौन सा चर हो गया? आश्रित चर हो गया। और जो प्रक्रिया है वो मित्रों कौन सा चर हो गया? वो हो जाता है मित्रों एक नियंत्रित चर वो हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार का क्या महत्व रहेगा। तो सीखना तो यहाँ आश्रित चर,
पुरस्कार यहाँ स्वतंत्र चर और प्रक्रिया यहाँ आश्रित चर हो जाती है। तो मित्रों यही विधि होती है प्रयोगात्मक विधि। अब बात करने वाले हैं प्रयोगात्मक विधि के गुणों के बारे में कि कौन कौन से इसके गुण हैं। तो पहला गुण आता है प्रयोगात्मक विधि में प्राणी या जीव के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबद्ध चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में यानी सामान्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। परिणाम स्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफ़ी अधिक होती है। तो मित्रों पहली चीज़ लिख लीजिए इसमें कि इस विधि की वैधता अधिक होती है। पहला इसका गुण आता है मित्रों। इसका दूसरा गुण देखेंगे। देखिए आपके सामने दूसरा गुण है प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। पुनरावृत्ति का मतलब ये है, आप इसमें यूँ लिख सकते हो कि भाई एक बार जो निष्कर्ष निकला है वो ही निष्कर्ष हर बार निकलेगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी उस चीज़ की। तो मित्रों दूसरा गुण लिखिए प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। तीसरा इसका गुण लिखिए प्रयोगात्मक विधि काफ़ी वस्तुनिष्ठ विधि होती है। तो मित्रों तीसरी विधि है यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यूँ है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ही ये प्रभाव नहीं रहेगा बल्कि सभी व्यक्तियों पर यह नियम लागू होगा। मित्रों चौथा गुण आता है प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चरों को जोड़ तोड़ काफ़ी ठीक ढंग से हो पाता है। फलस्वरूप प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई तरह से कर सकने में समर्थ होते हैं। तो मित्रों ये चार इसके गुण हैं। अब इसके दोषों को भी देख लेते हैं। तो दोष, पहला दोष आता है प्रयोगात्मक विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह बतलाया गया है कि प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तविक न होकर कृत्रिम होती है। फलस्वरूप इसका संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थिति से कम होता है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यकरण वास्तविक परिस्थिति के लिए संभव नहीं है। तो मित्रों पहला दोष क्या आ गया कि नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, तो मतलब जो स्वाभाविक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। इसका दूसरा दोष देखेंगे साथियों, प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार का दोष स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होता है। प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह तथा प्रतिदर्शी पूर्वाग्रह दो ऐसे महत्वपूर्ण दोष हैं। तो मित्रों दूसरा इसका ये दोष, इसका ये दूसरा दोष क्या होता है कि जो प्रयोग करने वाला है अगर उसकी मानसिक अवस्था पूर्वाग्रह से कि भाई हाँ उसने कुछ सोच रखा है, तो फिर यहाँ पर जो प्रयोग का निष्कर्ष निकाला जाएगा वो भी उससे प्रभावित होता है। ये इसका दूसरा दोष है। इसका तीसरा दोष देखते हैं मित्रों। तीसरा दोष देखते हैं कि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पशु पर किया जा सकता है लेकिन मनुष्यों पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पशु और मनुष्य हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो मित्रों पशुओं पर प्रयोग करके मानव पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो पशुओं पर ही किए जा सकते हैं, मानव पर नहीं किए जा सकते हैं। तो मित्रों ये इसका तीसरा दोष है। और इन दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि की मनोविज्ञान में सबसे वैज्ञानिक विधि इसको मानी गई है। और आज मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों एवं तथ्यों की कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है या बहुत ही कम है। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। आपने देखे होंगे कि अधिकतर जो व्यवहारवादी है उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो किन पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है। तो मित्रों ये थी प्रयोगात्मक विधि। और आज की अंतिम विधि देखने वाले हैं जिसका नाम है अंतर्दर्शन विधि। मित्रों जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन मतलब होता है खुद के अंदर देखना या खुद के अंदर झांकना, खुद के बारे में ही, ठीक है कि भाई हाँ मैं ऐसा हूँ, खुद के बारे में ही कथन कहना, खुद के बारे में, खुद के गुणों के बारे में, दोषों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में कोई कथन कहना ही अंतर्दर्शन विधि होती है मित्रों। तो पढ़ लेते हैं इस विधि को और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मित्रों अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण। अंदर का मतलब खुद के अंदर का। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है तो इसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है या फिर इसे अंतर्दर्शन कहा जाता है। खुद के अंदर जो विचार पैदा होते हैं उनका खुद के द्वारा ही निरीक्षण करना ही अंतर्दर्शन विधि होती है। मित्रों इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टीचर ने, जिन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की,
इनके द्वारा किया गया। तो जनक लिखिए विलियम वुंट और ईबी टीचनर अंतर्दर्शन विधि के। साथियों इस विधि के जनक इन दोनों को आपको लिख लेना है। मित्रों इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहकर परिभाषित किया था और बतलाया था कि चेतन अनुभूतियों को अध्ययन करने का विधि सिर्फ अंतर्निरीक्षण ही है। चेतन अनुभूतियां का मतलब क्या होता है? जो बातें व्यक्ति को याद रहती है, जो बातें चेतन मन में रहती है, उन अनुभूतियों को निरीक्षण करके स्वयं के द्वारा ही कथन कहना। साथियों इन लोगों ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बतलाए जो इस प्रकार है। तो लिख लीजिए इसको कि जो अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि है उसमें चेतन अनुभूतियों के कितने तत्व है? 3, संवेदन, भाव और प्रतिमा। तो मित्रों इन तीनों को आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने चेतन अनुभूति का वर्णन इन तथ्यों के रूप में करता है तो इस तरह का वर्णन निश्चित रूप से अंतर्निरीक्षण कहलाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक मृत युवक को सड़क पर पड़ा देखता है, कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब कोई व्यक्ति उसको देखता है, इसे देखकर उसके चेतन अनुभूति में कुछ खास बात आती है जिसका वर्णन वह स्वयं ही इस प्रकार करता है। जैसे मृत युवक के शरीर को देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और ठीक इस तरह की एक घटना कल मेरे घर के सामने घटी थी जिसमें इसी उम्र के एक व्यक्ति को किसी ने जान से मारकर फेंक दिया था। तो मित्रों ये कौन सी, ये सब अंतर्निरीक्षण विधि के अंतर्गत आ जाती है। मित्रों टीचनर के अनुसार अंतर्निरीक्षण विधि, टीचनर के अनुसार देखिए अंतर्निरीक्षण विधि की अगर बात करें तो अंतर्निरीक्षण विधि की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इसके कई दोष भी है लेकिन कुछ इसके गुण भी है और कुछ ऐसी बातें हैं इसमें जो इस विधि को सफल बना देती है। तो पहली बात आती है कि अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह तथा पक्षपात की भावना नहीं हो। अगर पक्षपात या पूर्वाग्रह की भावना होगी तो फिर वहाँ पर वो आपको सही बात नहीं बताएगा। दूसरी बात आती है अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति को अपने ध्यान या उदाहरण की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी बात है अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से तरोताजा हो तथा उसमें थकान एवं मानसिक उबासी आदि की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथी बात आती है अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया में अभिरुचि होनी चाहिए और उसकी चित्त प्रकृति मतलब उसके मन की प्रकृति भी शांत होनी चाहिए, तब जाकर अंतर्निरीक्षण विधि सफल हो सकती है। अब मित्रों इसके गुण देखते हैं कि कौन कौन से इस विधि के गुण हैं। तो पहला गुण आता है अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे उसकी इच्छाओं, भावों का अध्ययन एवं विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है। कुछ मानसिक समस्याएं होती है जिन्हें सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि कोई अध्ययन करता यह देखना चाहता है कि चिंतन की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रतिमाओं का हाथ है या नहीं है, तो इसका अध्ययन सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही ठीक ढंग से हो सकता है। तो मित्रों आपको इसमें ये सिर्फ यूँ लिखना है, इतना बड़ा कुछ नहीं लिखना है कि अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे उसकी इच्छाओं, भावों का अध्ययन विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है। इसका दूसरा गुण आता है अंतर्निरीक्षण विधि एक तरह का आत्मनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे बेहतर और कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती है। तो इसमें यूँ लिख लीजिए अंतर्निरीक्षण विधि एक तरह की आत्मनिरीक्षण विधि है। तीसरा इसका गुण आता है अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली तथा पुरानी विधि। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, ये इसको जरूर लिखना कि अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे प्रथम और सबसे पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूतियों का अध्ययन कर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक प्रयोगात्मक रूप दे पाए। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिल गया। तो मित्रों इसको आप यहाँ जो प्रथम लाइन लिखी है इसके अलावा इसमें एक और लाइन लिखिए कि अंतर्निरीक्षण विधि के आधार पर ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्तर मिल पाया। नेक्स्ट इसके दोष देखेंगे मित्रों कि कौन कौन से इसके दोष हैं। पहला दोष आता है कि अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि
यह विधि व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ होती है। व्यक्ति अंतर्निरीक्षण करके जो भी कह रहा है सामने वाले को मानना ही पड़ता है। क्या पता वो क्या कह रहा है, उसके अंदर बात तो कोई और है लेकिन वो बात दूसरी बता रहा है। तो मित्रों ये इसका प्रथम दोष है। नेक्स्ट दूसरा इसका दोष देखेंगे साथियों। सेकंड दोष आता है, कुछ अनुभूतियां स्वभाव से ऐसी होती है जिसका अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति इन अनुभूतियों से अवगत तो रहता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति भाषा के रूप में नहीं कर सकता। जिससे किसी व्यक्ति को मूली खाते समय उसके स्वाद की अनुभूतियों को बतलाने के लिए कहा जाए तो उन अनुभूतियों का वर्णन वह किन शब्दों में करेगा यह कहना मुश्किल है। मतलब भले उसको मूली पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो कह सकता है कि मुझे अच्छी लगती है। तो मित्रों ये भी इसका दोष होता है। नेक्स्ट तीसरा दोष देखेंगे साथियों। तीसरा दोष क्या आता है, देखिए इसका तीसरा दोष, अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग पशु पक्षियों, छोटे छोटे बालकों एवं पागलों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी चेतन अनुभूतियों का अध्ययन नहीं कर सकते और अगर अध्ययन कर ले तो उनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ठीक ढंग से नहीं कर सकते। और चौथा और अंतिम दोष आता है, अंतर्निरीक्षण विधि में अनुभव करने वाला तथा अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, अतः एक ही व्यक्ति को दोहरा कार्य करना पड़ता है। इस तरह का दोहरा कार्य सभी व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों ये इसके कुछ दोष हैं और इसके कुछ गुण भी हैं। ये आपके विधियां पूरी हो चुकी है। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके काम का आता है तो उसको आप देख लेना कि भाई हाँ ये आपके काम की चीज़ है। तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव बुक में दे रखे हैं। वैसे माध्यिका वाले और माध्य वाले ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं है तो इनको हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो मित्रों देखिए अभी तो इतना ये जो यूनिट है अभी इतनी बाकी थी, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है तो आप इसको नहीं पढ़े। अब मित्रों ये देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, बारंबारता, फिर कौन सा सूत्र वगैरह, वर्गांतर, बारंबारता का अर्थ, ये आपके एग्जाम में नहीं है तो इनके प्रश्नों को नहीं देखेंगे। मित्रों तैयार रहना, यूनिट 1 और यूनिट 2 का मैं बहुत ही जल्द लगभग 30 प्रश्नों का टेस्ट इसी बुक से लाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, सुबह आपके 11 बजे वो ही आपके जो हिंदी की क्लास है वो आ रही है। हिंदी का टेस्ट 10वां या 9वां टेस्ट आपके आ रहा है। तो सुबह 11 बजे टाइम का विशेष ध्यान रखें। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।